हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज इस चैनल पर चल रही है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यू चल रही है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 7 है हमारा देश भारत, है ना। तो हमारे देश भारत में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पॉइंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन करवा चुके हैं दोस्तों। पहले हम थ्योरी क्लासेस करवाते हैं। थ्योरी के बाद हम जो भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बुक से जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। सौरमंडल, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की परिमंडल, पृथ्वी के स्थल रूप एंड ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आज हमारा है हमारा देश भारत। चलिए, हमारे देश भारत के बारे में देख लेते हैं। हमारा देश भारत के अंतर्गत क्या क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, चैनल को, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। लाइक करने के बाद शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं। देखिए, मेरा जो चैप्टर है वो है हमारा देश भारत। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बोल रही हूँ, आप लोग अगर शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप, मुझे तो क्लियर दिख रहा है, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग, मैं जैसे बोल रही हूँ आप उसको सुनने में से ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। की द पॉइंट बोलूँगी। देखिए, भारत क्या है, तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। तो उत्तर में दोस्तों क्या है, उत्तर में यहाँ हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में अरब सागर है। पूरब में क्या है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखिए ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर में क्या है, तो उत्तर में दोस्तों हिमालय है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा हुआ है भारत। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है और पश्चिम में दोस्तों, तो पश्चिम में अरब सागर है। पूरब में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। क्या है दोस्तों, तो दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ना, ये दिखेगा सही। देखिए, तो हमने क्या बताया, उत्तर में यह हिमालयों के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं, ठीक है। चलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया कि हमारा जो प्यारा भारत है वो पूर्व में दोस्तों बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है और दक्षिण में हिंद महासागर से, ठीक है। चलिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो भारत का क्षेत्रफल है 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण में 3200 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम में 2900 किलोमीटर है, ठीक है। 29 से 2900। देखिए, पूरब पश्चिम, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो उत्तर में क्या है, लद्दाख है। उत्तर में क्या है दोस्तों, लद्दाख है और दक्षिण में कन्याकुमारी है। दक्षिण में कन्याकुमारी है। तो उत्तर से दक्षिण में जो टोटल इसकी लंबाई है दोस्तों वो है 3200। कितना है, तो 3200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 3200 है और पूरब से पश्चिम है 2900 किलोमीटर। ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा और कोई भी एग्जाम में आप देख सकते हो, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। भाषा और संस्कृति में भी भिन्नता है दोस्तों। इस भिन्नता में हम एकता को पाते हैं। इस भिन्नता में हम क्या करते हैं, हम एकता को पाते हैं।
जो हमारे परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत। क्या है दोस्तों? भारत। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल ये रहा दोस्तों। एंड जो हमारा भारत है ये भौगोलिक विस्तार वाला देश है। ठीक है, और हिमालय में, उत्तर में ये हिमालय से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर से। इतना ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से इतने में से इतना इंपॉर्टेंट था। जो भी की पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद में देख लेते हैं प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बात होती है प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय। तीन तरफ से जल से घिरे वाले भाग को प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। देख लेते हैं भारत की स्थिति। देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा जो है वो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा जो है वो देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है दोस्तों वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, उसके बाद में है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतरों के बीच है हमारा प्यारा भारत। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बस। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। हमने आपको जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाया था तभी हमने आपको बताया था कि एक देशांतर जो होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। एक डिग्री देशांतर 4 मिनट के बराबर होता है। ये हमने आपको डिस्कस किया था, है ना। चलिए, तो यहाँ पर वही दिया गया है कि जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, सही बात है, आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कितना? 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात के अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब इस फिगर के माध्यम से आपको देखना है दोस्तों कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से भारत के पड़ोसी हैं। चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए, फिगर के माध्यम से आप देखो, ये हमारा है प्यारा भारत, ये हमारा भारत है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा भारत है। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और यहाँ पर देख सकते हैं ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर श्रीलंका है। ठीक है, तो कितने देश हो गए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। कितने देश हैं दोस्तों? 7 देश हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इनकी सीमाओं से जुड़ी हुई हैं। चलिए आप लोगों ने इसको नाम भी नोट डाउन कर लीजिए फिगर के माध्यम से, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये हमारा प्यारा भारत है ना। यहाँ भी देख सकते हैं चाइना है, पाकिस्तान है और यहाँ पर अफगानिस्तान है दोस्तों, नेपाल है, भूटान है,
म्यांमार है, बांग्लादेश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप हैं। कौन कौन सा 2 द्वीप हैं? देखिए, एक तो है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ये हमारा श्रीलंका है ना? ये हमारा श्रीलंका है दोस्तों, और यहीं पर है हमारा मालदीव। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यहाँ पर ये पाक जल संधि है दोस्तों, ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। क्या करती है? तो भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता है? पाक जल संधि। ठीक है, चलिए राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं। तो भारत क्या है? भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। काफ़ी बच्चे तो यही नहीं जानते होंगे कि हमारे पूरे भारत में कितने राज्य हैं। पूरे भारत में दोस्तों, पूरे भारत में कितने राज्य हैं? तो पूरे भारत में है दोस्तों 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो 28 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए देखिए, अच्छा बताइए कि भारत की राजधानी क्या है? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी दिल्ली है। राज्यों के निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। हमारे भारत में जो राज्यों का विभाजन हुआ है दोस्तों, वो भाषा के आधार पर हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके आधार पर हुआ है? तो भाषा के आधार पर हुआ है। चलिए भौतिक विभाजन की बात कर लेते हैं। भौतिक विभाजन देखिए, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार है, मैदान है, तट तथा द्वीप समूह। क्या क्या है दोस्तों? पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट है, द्वीप समूह है। ठीक है, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय शंतरा का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम प्लस आलय का मतलब क्या होता है? बर्फ का घर होता है। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय बोलते हैं। ठीक है, बृहद हिमालय, इसी को हिमाद्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। चलिए आगे देखते हैं कि हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। क्या है दोस्तों? हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा कैसा है? ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ों निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि भी प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। इन मैदानों में क्या है दोस्तों? जनसंख्या अधिक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यहाँ शुष्क, गर्म, रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा और नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है दोस्तों? तो वो है अरावली श्रृंखला। ये विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं और इन श्रृंखला से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी बहती है? नर्मदा और तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। किधर? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है नर्मदा और तापी, जो कि अरब सागर, इस साइड तो अरब सागर है, तो ऐसे अरब सागर में ही जाकर गिरती है नर्मदा और ताप्ती। विंध्य और सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। ये जो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां, इन्हीं के बीच से बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो कि जाके अरब सागर में गिरती हैं। अब इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट, अर्थात देखिए दोस्तों, पश्चिम में पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं, और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित होता है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान भी है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला है, लौह अयस्क की प्रचुरता है। किसकी? कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान भी स्थित है।
पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। कैसा है? तो पश्चिम तटीय जो मैदान है, इधर जो पश्चिम तटीय मैदान है दोस्तों काफ़ी संकरे हैं, है ना। पूर्वी तटीय मैदान, चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पर है जलोढ़ मिट्टी। देखिए, जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी की बात करते हैं तो एक नदी या फिर सरता जो कि मुख्य नदी से किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सहायक नदी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, आओ कुछ करके सीखते हैं। बहुत सी लड़कियों का नाम नदियों के नाम पर होता है, जैसे यमुना, मंदाकिनी तथा कावेरी। क्या आप अपने आसपास को किसी लड़की को जानते हैं जिनका नाम किसी नदी के नाम पर है? अपने माता पिता तथा दूसरों की सहायता से इस प्रकार की नामों की एक सूची तैयार करें। क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे शबनम? तो ये सारी जो आओ करके सीखने, यहाँ पर जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें छुपी होती है दोस्तों, और यहाँ से भी एक ना एक दो की पॉइंट छुपा रहता है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय जो मैदान है अपेक्षाकृत कैसा है? चौड़ा है। पश्चिम कैसा है? पश्चिमी घाट कैसा है? सकरा है दोस्तों, सकरा है, सकरे हैं। और पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कैसा है? चौड़ा है। पूर्वी घाट क्या है? चौड़ा है, ठीक है। वहाँ पूर्वी की ओर बहने वाली कई नदियाँ, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। ये तीन नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा ताप्ती ये दोनों जो है अरब सागर में जाकर गिरती हैं, ठीक है, अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा भी स्थित है। क्या है? सुंदरवन डेल्टा स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे सुनामी के बारे में। ये सुनामी क्या होता है? देखिए, सुनामी एक सवेरे घड़ी मनुष्य पर जल जले की काली छाया। सुनामी दानवीर ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया। समुद्र में उठा आलोड़न, मीलों दूर फैला साया। प्रकृति के विनाश ने मानव को अपना ग्रास बनाया। विनाश का था विकराल आकार, चारों ओर मचा हाहाकार। कोई नहीं बच पाया उससे, भागे बचाने अपने प्राण। हिंद महासागर था रक्षक, अब बना हमारा भक्षक। सर्वत्र निगल गया मानव को करके अस्तित्व नष्ट। उठे हजारों हाथ प्रतिक्षण, सहजता ये पीड़ितों के, यह दिखाने सागर को कि हम वो है जो कदापि नहीं डरते। रात भी काली फिर भी आशा की किरणें चमकेगी। फिर जिंदगी करवट बदलेगी, हृदय में खुशियाँ चमकेगी। ये जो है ये पंखुड़ी विद्या कक्षा 8B सेक्शन की इन्होंने इस सुनामी के बारे में पोएम्स लिखे थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से ऐसे होती है सुनामी। यहाँ पर लोग होते हैं, नाव होती है, घर होता है। जब सुनामी होता है ना तो कितने सारा नुकसान हो जाता है। तो आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से सुनामी किसे कहते हैं, आप लोग देख सकते हो। सुनामी, इसको कहते हैं सुनामी। यहाँ पर देख सकते हो ये छोटकू अंकल हैं, चाची हैं, भैया हैं, दीदी हैं, सब लोग हैं, आंटी भी हैं। यहाँ पर झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पर नाव भी हैं, है ना। जब समुद्र में सुनामी आती है तो बहुत सारे चीज़ों की हानि भी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कितने हैं? 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन सा? लक्षद्वीप द्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। क्या है? तो ये अरब सागर में कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, ठीक है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सुनामी। आप लोग अपने घर पर जाकर पूछिएगा कि सुनामी कब आई थी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं मैंने यहाँ पर थ्योरी क्लासेस पढ़ लिया है। हमारा प्यारे भारत में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। और
बहुत लेंदी क्लास नहीं है दोस्तों। अब इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है उसको PYQ क्वेश्चन जो है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, उसको हम फटाफट देख लेते हैं। और मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया, आप लोग उसका रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करते हो। और इस चैनल पर NCERT सीरीज चल रही है दोस्तों, NCERT। अभी तो हम जो है ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं, ज्योग्राफी की कंटिन्यू, उसके बाद में हिस्ट्री भी लेंगे और EVS की भी लेंगे। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, है ना। NCERT सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी इस चैनल पर और आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ज्योग्राफी आप अगर BPSC TR 3 का एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ पर अगली बार TR 3 में 18 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी से, 18 क्वेश्चन। तो ये 18 क्वेश्चन ना मामूली नहीं है ना। 18 क्वेश्चन मामूली नहीं है दोस्तों। तो आप लोग चाहे UPP, RO SSC का कोई भी एग्जाम है ना, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर होगा, 18 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तर होगा, 9 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 36 डिग्री 6 मिनट उत्तर होगा, या फिर 7 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 38 डिग्री 4 मिनट उत्तर होगा। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच कितना है। तो पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिम से पूर्व है ना, पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे दोस्तों, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस सबको हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए, गुजरात से, राजस्थान, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बताना है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा गुजरात से, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम सबसे होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है। बताइए, 6, 5, 8 या फिर 7। तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 देशों के साथ। वो कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है ना। चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, 7 राज्यों के साथ भारत स्थलीय सीमा को साझा करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। बताइए, चाइना के साथ, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा दोस्तों ये लगती है बांग्लादेश के साथ, सबसे ज़्यादा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं। बताइए, मणिपुर होगा, असम है, सिक्किम है या फिर त्रिपुरा है। देखिए दोस्तों, सिक्किम और त्रिपुरा, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। सिक्किम दोस्तों, सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल, भूटान एवं चीन से 3 तरफ से घिरा है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के ऐसे कितने राज्य संघ क्षेत्र हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। बताइए, 8 होगा, 9 होगा, 7 होगा या फिर 6 होगा। बताइए। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। चलिए देखते हैं कौन कौन से 7 हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं भारत के ऐसे कितने संघ राज्य या संघ राज्य क्षेत्र हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। सबसे पहला है उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड है। ये नेपाल और चाइना के साथ सीमा को साझा करता है। दूसरा है सिक्किम। सिक्किम ये दोस्तों नेपाल, भूटान और चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। ये चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। और नेक्स्ट है असम।
ये भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद है वेस्ट बंगाल की बात करते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश और भूटान एंड नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। देन उसके बाद में मिजोरम, ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, टोटल 7 देश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? हमने इसको डिटेल में बताया ना, आपको बताना है। तापी होगा, नर्मदा होगा, चंबल है या फिर सोन है? बताइए, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? हमने बताया था दोस्तों, कौन सी नदी बहती है? वो नदी का नाम है नर्मदा नदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के उत्तर में अजंता एवं शतमाला पर्वत अवस्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट, तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। ये ऑप्शन सही है, केवल फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम क्या होगा? पहले बृहद हिमालय होगा, शिवालिक होगा, मध्य हिमालय होगा, मध्य हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय होगा, या फिर शिवालिक होगा, बृहद हिमालय होगा, या फिर मध्य हिमालय, या फिर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक? बताइए, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है इसका। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर सही क्रम की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय होता है, मध्य होता है, उसके बाद में शिवालिक होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखें। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। उपयुक्त में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? बताइए, कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है दोस्तों? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी बनाते हैं डेल्टा। महानदी भी बनाती है, गोदावरी भी, कावेरी भी और कृष्णा, सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टे की आकृति त्रिभुजाकार है। बताइए, केवल एक सही होगा, केवल 2, एक और 2, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही 2? बताइए, सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सत्य है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। यह विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। ये तो सबको पता है कि सुंदरवन जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति दोस्तों त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? बताइए, लक्षद्वीप होगा दोस्तों, अंडमान द्वीप होगा, निकोबार द्वीप होगा, या फिर पंबन द्वीप होगा? बताइए, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों हमने आज जो हमारा प्यारा भारत, इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद में हमने जो भी इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन थे एनसीईआरटी बुक के थे, उसको हमने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक से कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप उसका सोफड़ा साफ कर देंगे। ठीक है, आप डरने वाले नहीं हो। आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ ली है, देन पीवाई की क्वेश्चन कर लिया है, तो आप इस क्वेश्चन को कहीं से भी कैसे भी पूछ लेगा आयोग, आपको अच्छे से उसका आंसर देना है। एंड अगर आप बीपीएससी की तैयारी है, जिसका एग्ज़ाम 19 से स्टार्ट है दोस्तों, तो जिसका एग्ज़ाम है आप लोग जाएंगे देने, तो उसके लिए तो रामबाण क्लास है ही है। अगर ये आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है, और आरओ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे एग्ज़ाम में तो एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम एनसीईआरटी को छोड़े क्यों? एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ हमें अच्छे से कर लेना है, थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको पढ़ेंगे। फिर कहाँ से आएगा, है ना, यहीं से तो क्वेश्चन आएगा। अगर हम अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे तो हम सिलेक्शन नहीं ले लेंगे, है ना। तो हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, सिर्फ हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ऑल सब्जेक्ट एनसीईआरटी। उसके बाद में आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फटाफट आपका निकल जाएगा। और अगर आपने इस बुक उस बुक के चक्कर में पड़े तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
इसलिए मैं यही कहूँगी, आपको सजेस्ट यही करूँगी कि प्लीज़ आप लोग फनली एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, एनसीईआरटी को फॉलो करिए। एंड उसके बाद में आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिए एनसीईआरटी बुक से, और आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, 100% होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारी आवाज़ सुनते ही या मेरे चैनल का नाम देखते ही आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल दीजिएगा, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे दूसरों को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग इस क्लास को मिस नहीं करेंगे, आप इस क्लास को मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।